वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ आफरीन। जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। उसके अंदर हमारा सब टॉपिक था सॉलिड डोजेस फॉर्म और आगे आएगा हमारा लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो उसमें हम लोग जो सॉलिड डोजेस फॉर्म था उसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आई होपफुली कि आप लोग को सारे क्वेश्चन कंप्लीटली समझ में आए होंगे। जो ना समझ में आए उसको आप लोग प्लीज कमेंट में पूछिएगा, या फिर अगर आंसर जो भी सही हो गलत हो उसको आप लोग प्लीज करेक्ट कीजिए। तो हम लोग अगर आज की अपनी पहली क्लास अगर हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 116। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? Which one of the following is a correct statement regarding soft gelatin capsules? Soft gelatin capsule जो हमारी है उसके रिगार्डिंग में कौन सा ऐसा करेक्ट स्टेटमेंट है? अगर हम लोग पहला ऑप्शन पढ़े, सॉफ्ट जेलेटिन सेल्स में कंटेन मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन्स आर प्रिजर्वेटिव। जो हमारी सॉफ्ट जेलेटिन सेल होती, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की जो सेल्स होती हैं वो क्या कैरी करती हैं? मिथाइल एंड प्रोपाइल पैराबेन एज प्रिजर्वेटिव के तौर पे, या फिर नॉट सुटेबल फॉर यूज एज सपोजिटरीज, या फिर सुटेबल नहीं है, किस तरह सुटेबल नहीं है यूज करने के लिए? सपोजिटरी के फॉर्म में, या फिर नॉट सुटेबल फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। जो हमारे ऑप्थेल्मिक होते हैं ऑइंटमेंट्स या फिर जो हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है, या फिर द मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग ऑफ मेडिकामेंट आर डन इन सेपरेट ऑपरेशन, या फिर हमारा अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें, औषधियों या का निर्माण और भरना अलग अलग कार्यों के में किया जाता है। तो हमारा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। जो हमारा जो हमारी सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल सेल्स होती हैं इसके रिगार्डिंग होती है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट सही है? सॉफ्ट जेलेटिन सेल्स may contain methyl and propyl paraben as preservative। जो हमारे मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन्स होते हैं वो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल करती है। जेलेटिन सेल में प्रिजर्वेटिव के रूप में मिथाइल और प्रोपाइल पैराबेन हो सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर और करेक्ट आंसर। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें हमारा 117, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट को इवेल्युएट करने के लिए, बनाने के लिए अ टेस्ट यूज टू मेजर द, कौन सा ऐसा टेस्ट होता है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड? जो टाइम रिक्वायर्ड हम लोग को जो टाइम चाहिए होते हैं ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सोल्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज नोन एज, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? अगर देखें टैबलेट के मूल्यांकन के लिए निर्दिष्ट स्थिति के तहत टैबलेट में दवा पदार्थ को घोल में जाने के लिए आवश्यक समय की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? अगर हम लोग इसमें देखें हमारा क्या क्या ऑप्शन है? डिसोल्यूशन टेस्ट, उसको डिसोल्यूशन करना मतलब डिसॉल्व हो जाना उसमें सोल्यूशन में, या फिर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, या फिर टैबलेट का टूट जाना, या फिर फ्राइबिलिटी टेस्ट मतलब जो भुरभुरापन होता है टैबलेट का वो चेक करना, या फिर वेट वेरिएशन की एक टैबलेट इतने अगर एमजी की है तो दूसरी टैबलेट इतने एमजी की है, या फिर वेट का वेरिएशन होना। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अगर हम लोग इसको कहें तो क्या होगा? इस कंडीशन को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, डिसोल्यूशन टेस्ट। अगर हम लोग यहाँ लिख दे इज नोन एज टेस्ट, क्या हो जाएगा हमारा? डिसोल्यूशन टेस्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन। फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट अ टेस्ट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन अ टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज नोन एज डिसोल्यूशन टेस्ट। क्या कहेंगे हम लोग? डिसोल्यूशन टेस्ट कहेंगे। ड्यूरिंग द, दूसरा क्वेश्चन हमारा है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन के दौरान ऑफ टैबलेट के फॉर्मुलेशन के दौरान पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम सिट्रेट एज, अगर हम लोग अगर हमारी टैबलेट बन रही है उसके दौरान अगर हम लोग ऐड करते हैं मैग्नीशियम सिट्रेट को तो वो कैसा काम करेगा? एज लुब्रिकेंट के तौर पे, या फिर बाइंडिंग एजेंट, या फिर एब्जॉर्बिंग एजेंट, या फिर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। लुब्रिकेंट जो फ्रिक्शन पैदा करे एक और दो चीजों में, बाइंडिंग एजेंट जो एक चीज को और दूसरी चीज को बांध के रखे, या फिर एड्जॉर्बिंग या फिर एड्जॉर्ब करे, या फिर डिसइंटीग्रेटिंग या फिर टूटने में हेल्प करे। कौन सा ऐसा होगा हमारा?
जो हमारा ये मैग्नीशियम सिट्रेट होगा वो किसके फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे? एज लुब्रिकेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? लुब्रिकेंट जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। लुब्रिकेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मुलेशन में हम लोग जब टैबलेट की फॉर्मुलेशन में हम लोग ऐड कर देते हैं मैग्नीशियम सिट्रेट को तो वो लुब्रिकेंट हो जाता है। टू बी इन कंप्लायंस विथ यूएसपी स्टैंडर्ड, जो हमारे यूएसपी है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपेया के स्टैंडर्ड के मुताबिक द टैबलेट मस्ट डिसइंटीग्रेट, टैबलेट टूट जानी चाहिए, एट ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द। तो जब अगर टैबलेट टूट जाएगी तो उसके सारे पार्टिकल पास होने चाहिए, किससे? कितने में? 80, 40, 20 या फिर 10। तो हम लोग इसको हिंदी में पढ़े, यूएसपी मानकों के अनुपालन में होने के लिए टैबलेट को विघटित होना चाहिए सभी, और सभी कणों को निर्देश समय में डैश मेश स्क्रीन से गुजरना चाहिए। कितने समय में? 80 टाइम, 80 या फिर 20, 40 या फिर 10। कौन सा ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। 10 होगा। क्या होगा हमारा? 10 होगा। अगर हम लोग यहाँ फिल करें 10 तो क्या हो जाएगा? 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज्ड इन ओरल कैविटी, कौन सी ऐसी टैबलेट है जो हम लोग ओरल कैविटी में इस्तेमाल करते हैं? इनमें से कौन सी ऐसी टैबलेट है जो हम लोग ओरल कैविटी में यूज करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी गोली मौखिक गुहा में उपयोग की जाती है? हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, ट्रोचेस, फिल्म कोटेड टैबलेट्स या फिर डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। तो कौन सी होगी ऐसी? ट्रोचेस। हमारा ट्रोचेस होता है वैसे छोटे छोटे होते हैं, वो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ओरल कैविटी में यूज कर सकते हैं, वो फिक्स हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ट्रोचेस विल बी करेक्ट आंसर। इट मींस जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन, ट्रोचेस। द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में क्या यूज होता है? ट्रोचेस यूज होता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, द पॉलीमर यूज फॉर इंटरिक कोटेड ऑफ टैबलेट इज, जो हमारी पॉलीमर होते हैं वो कौन सा पॉलीमर यूज होता है इंटरिक कोटिंग में? टैबलेट के लिए कौन सी गोलियों की इंटरिक कोटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बहुलक कौन है? कौन सा ऐसा है जो इंटरिक कोटिंग के लिए पॉलीमर, कौन सा पॉलीमर ऐसा है जो इंटरिक कोटिंग के लिए, टैबलेट की इंटरिक कोटिंग के लिए यूज होता है? इथाइल सेलुलोज, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, हाइड्रोक्सी सेलुलोज या फिर पॉलीविनाइल एसीटेट फेटालेट। कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो हमारा सही होगा? तो पॉलीविनाइल एसीटेट विल बी, पॉलीविनाइल एसीटेट फेटालेट will be correct answer. Option number D will be correct option. The polymer used for enteric coating of tablet is, अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, पॉलीविनाइल ही होगा, पॉलीविनाइल एसीटेट फेटालेट। तो हम कौन सा यूज करते हैं? पॉलीविनाइल एसीटेट फेटालेट यूज करते हैं। पॉलीमर जो हमारा पॉलीमर है, ये पॉलीमर किसके लिए? एंटेरिक कोटिंग के लिए टैबलेट पे। होपफुली कि सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो या फिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अगर जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है या फिर हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तब तक हम लोग उसके आंसर को पता नहीं करते। सबसे पहले क्वेश्चन को समझें कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है या फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि कभी कभी एक्सेप्ट लगा होता है, कभी कभी नॉट ट्रू लगा होता है, कभी कभी ट्रू लगा होता है, कभी कभी नॉट होता है, कि मतलब इनमें से 3 तो सही है लेकिन एक गलत है, या फिर इनमें से 3 तो गलत है लेकिन एक सही, इस तरीके से क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को समझे उसके बाद आंसर दें। which test is performed to access the ability of the tablet to withstand abrasion in packaging, handling and transportation। पैकेजिंग, हैंडलिंग और परिवहन में घर्षण को खेलने की टैबलेट की क्षमता का आकलन करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जो हमारी टैबलेट बन जाती है उसकी पैकेजिंग, हैंडलिंग और जो ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए टैबलेट की कौन सी क्षमता को, या फिर कौन सा ऐसा टेस्ट किया जाता है जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा फॉर्मुलेशन है, जो हमारी टैबलेट है, उसकी पैकेजिंग सही है, उसकी हैंडलिंग सही है और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी सही है। अगर ये तीनों चीज होता है तो टैबलेट नहीं टूटेगी या फिर टैबलेट नहीं खराब होगी। कौन सा ऐसा टेस्ट होगा? कौन सा ऐसा टेस्ट करेंगे हम लोग? ट्रायबिलिटी टेस्ट।
हार्डनेस नहीं, ना ही डिसइंटीग्रेशन, ना ही डिसोल्यूशन टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट हम लोग करेंगे? फ्राइबिलिटी टेस्ट। अगर हम लोग किसी भी टैबलेट का फ्राइबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं तो वो इससे पता चल जाएगा कि हमारी टैबलेट हाँ अब एलिजिबल है या फिर हाँ अब कंप्लीटली बन चुकी है। किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए और हैंडलिंग के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, फ्राइबिलिटी टेस्ट। स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन एज अ, जो स्टार्च यूज होता है हमारी टैबलेट के फॉर्मुलेशन में, टैबलेट को बनाने के लिए, वो किस में, तो कहते हैं किस रूप में शामिल किया जाता है या फिर किस तरह शामिल किया जाता है स्टार्च हमारे टैबलेट के फॉर्मुलेशन में? डाइल्यूएंट, ओपास ओपाफाइसिंग एजेंट या फिर कलरिंग एजेंट या फिर डिसइंटीग्रेंट्स। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? स्टार्च को हम लोग कैसे यूज करते हैं टैबलेट की फॉर्मुलेशन में? तो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, डिसइंटीग्रेंट के रूप में। किसके रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं? डिसइंटीग्रेंट के रूप में। स्टार्च में भी इन टैबलेट्स फॉर्मुलेशन एज अ डिसइंटीग्रेंट्स। डिसइंटीग्रेंट, तो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? डिसइंटीग्रेंट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। द जीरो साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ, जो हमारे जीरो साइज की कैप्सूल होती है वो किस वॉल्यूम में फिल होती है? क्या जीरो आकार के कैप्सूल डैश की मात्रा भर सकते हैं? कितना हो सकती है? 0.115 ml, 0.75 ml या फिर 2.95 ml या फिर 1.36 ml या फिर नॉट अटेम्प्टेड? कौन सा ऐसा होगा कितना हम फिल कर सकते हैं जीरो साइज की टैबलेट की वॉल्यूम में? तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, 0.75 ml। कितना होगा हमारा? 0.75 ml, 0.75 ml will be correct answer. It means option number D will be correct answer. Sorry, option number B will be correct answer. The zero size capsule can fill the volume of 0.75 ml. In which of the following dosage form surface active agent are used in their formulation? जो हमारा इसमें से एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसकी सरफेस एक्टिव एजेंट्स यूज की जाती है फॉर्मुलेशन में? कौन सा ऐसा है, ऐसा पाउडर है या फिर कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो यूज किया जाता है फॉर्मुलेशन में एज अ सरफेस एक्टिव एजेंट? निम्नलिखित में से किस खुराक के रूप में सतह सक्रिय एजेंट उनके निर्माण में उपयोग किए जाते हैं? सरफेस एक्टिव एजेंट में कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो यूज किया जाता है किसके लिए? सरफेस एक्टिव एजेंट के तौर पे। डस्टिंग पाउडर, बल्क पाउडर या फिर ऑइंटमेंट या फिर क्रीम? कौन सा होगा? क्रीम। क्रीम क्या होगा हमारा? सरफेस एक्टिव एजेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखे क्रीम, क्रीम्स, जो हमारी क्रीम्स होती हैं जो सेमी सॉलिड होती हैं और उसमें ऑयली कंटेंट मौजूद होता है, हम लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं फेस के उस पे, फेस पे, अपने स्किन पे, फेस पे, स्किन पे, हम लोग बहुत जब बॉडी पार्ट्स पे हर जगह पे यूज करते हैं। तो क्या होगा हमारा? क्रीम्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म सरफेस एक्टिव एजेंट आर यूज इन देयर फॉर्मुलेशन? क्या होगा? क्रीम्स। क्रीम्स यूज है एज अ सरफेस एक्टिव एजेंट में। द डिजोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की डिजोल्यूशन रेट जो होती है, घुलने की जो रेट होती है, फ्रॉम टैबलेट में बी इंक्रीज्ड बाय, फ्रॉम टैबलेट, टैबलेट से किस तरीके से इंक्रीज की जा सकती है? टैबलेट से दवा में के घुलने की दर डैश से बढ़ाई जा सकती है। जो डिसोल्यूशन रेट है हमारे टैबलेट का वो किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? फिल्म कंटिंग द, चेक कर ले, फिल्म कंटिंग द टेबल विथ एथाइल सेलुलोज, यहाँ पे टैबलेट होगा। तो आप लोग सही, फिल्म कंटिंग द टैबलेट विथ इथाइल सेलुलोज ये होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजिंग द कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग टैबलेटिंग, या फिर
इंक्रीज करेगा कंप्रेशन प्रेशर को ड्यूरिंग टैबलेट बनने के दौरान। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, या फिर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसको हम लोग फॉलो करके डिसोल्यूशन रेट को, ड्रग की डिसोल्यूशन रेट को हम लोग बढ़ा सकते हैं? तो क्या होगा? इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। तो हम लोग इंक्रीज कर देंगे किसकी कंसंट्रेशन को? डिसइंटीग्रेंट की कंसंट्रेशन को। तो हमारे टैबलेट का जो क्या इंक्रीज हो जाएगा? टैबलेट का डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। द डिसोल्यूशन रेट ऑफ टैबलेट फ्रॉम टैबलेट में बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग मेडिसिन बाय माउथ? इनमें से कौन सा ऐसा है, कौन से ऐसा फॉलोइंग ऑप्शन है जो एडवांटेज है टेकिंग मेडिसिन बाय माउथ? मेडिसिन को बाय माउथ, मुंह से लिया जाना, एक्सेप्ट, लेकिन एक नहीं है। कौन सा होगा? सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा, सुविधाजनक। एक्सेप्टिव प्रिकॉशन आर एसेंशियल, या फिर एक्सेप्टिव प्रिकॉशन बहुत ही जरूरी है, या फिर नो एनी कॉम्प्लिकेशन, या फिर कोई भी परेशानी नहीं है, या फिर सेल्फ हीलिंग पॉसिबल, या फिर खुद से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा? कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा? एसेप्टिक प्रिकॉशन आर इसेंशियल, एसेप्टिव सुविधाएं आवश्यक है, तो ऐसा ये नहीं होगा। बाकी सब तो इजी है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट है, कोई बात इसमें माउथ बाय माउथ के लिए नो एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम। सेल्फ हीलिंग पॉसिबल, हम लोग खुद से यूज कर सकते हैं, कोई भी पेशेंट हो वो खुद से टैबलेट ले सकता है। लेकिन जो एक्सेप्टिव प्रिकॉशन आर एसेंशियल है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कैप्सूल आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ बोथ डैश कैप्सूल एंड डैश कैप्सूल। तो हमारी जो कैप्सूल है वो अवेलेबल है किस दो फॉर्म में? क्योंकि यहाँ दो डैश है, इट मींस यहाँ पे दो फॉर्म ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन क्या है? हार्ड जेलेटिन, सॉफ्ट जेलेटिन। दूसरा ऑप्शन क्या है? कंप्रेस्ड हार्ड जेलेटिन, या फिर फिनाइल हाइग्रोस्कोपिक, या फिर शुगर कोटेड एंटरिक कोटेड। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो हमारी जो कैप्सूल है वो अवेलेबल है दो फॉर्म में, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हार्ड और सॉफ्ट। तो हमारे कैप्सूल किन दो फॉर्म में अवेलेबल है? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में अवेलेबल है। हमारी कैप्सूल दो फॉर्म में है, हार्ड जेलेटिन और सॉफ्ट जेलेटिन। फिल्म कोटिंग का क्वेश्चन देखें अगर, फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कॉज इनसफिशिएंट डिसेमिनेशन ऑफ। जो हमारी फिल्म कोटिंग होती है सोल्यूशन में टैबलेट के बिफोर टैबलेट, जब टैबलेट को ड्राई किया जाए, कॉज इनसफिशिएंट डिसेमिनेशन ऑफ। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम जो होगी वो आएगी अगर हम लोग उसके बिफोर करें? तो क्रैकिंग, क्रैकिंग, या फिर स्टिकिंग, चिपकना, या फिर ऑरेंज पील इफेक्ट, या फिर रफनेस, खुरदुरापन। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो हमारे कैप्सूल के उसमें बनाने में आएगी? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑरेंज पील इफेक्ट। कहीं कहीं टैबलेट में, अगर पूरी टैबलेट पूरी ऑरेंज कलर की है तो कहीं कहीं टैबलेट में कुछ ना कुछ धब्बा पड़ जाएगा। पूरी टैबलेट कंप्लीटली ऑरेंज कलर की नहीं हो, कंप्लीटली एक कलर की हमारी टैबलेट क्या होगी? नहीं होगी। जो अगर हम लोग ऐसे देखें टैबलेट को, टैबलेट ऐसे ऑरेंज कलर की नहीं होगी, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम उसमें रहेगी। उसी को क्या कहते हैं? ऑरेंज पील इफेक्ट कहते हैं। या फिर कोई भी प्रॉब्लम, अगर कोई भी धब्बा पड़ा है हमारी टैबलेट में, उसको पॉलिशिंग करने से पहले या फिर कलरिंग करने से पहले, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑरेंज पील इफेक्ट कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं? फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कॉज इट इनसफिशिएंट डिसेमिनेशन ऑफ ऑरेंज ऑरेंज इफेक्ट। क्या फिल कर? ऑरेंज फिल कर, करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगर हम, डैश आर इनर्ट सब्सटेंस
that can be combined with drugs mixed to form granules। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोग इनर्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, निष्क्रिय पदार्थ है जिन्हें दवाओं के साथ मिलाकर कणिकाएं बनाई जा सकती है। तो कौन सा ऐसा इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम लोग यूज करके ऐड करके ड्रग में उसको हम लोग ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में मिक्स कर पाएंगे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है? कोटिंग मटेरियल जो होते हैं या फिर एक्सीपिएंट जो हम लोग एडिटिव्स यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और ये सारी चीजें, या फिर ईडो इडाट्रोटिंग एजेंट, या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो क्या होगा, हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? एक्सीपिएंट। हमेशा हमारी ड्रग किससे बन एक्सीपिएंट प्लस एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इन्हीं दो चीजों से हमारी ड्रग मिलके बनी होती है, कोई भी ड्रग। तो हम लोग क्या यहाँ पे ऐड करेंगे? एक्सीपिएंट। Excipients are inert substance that can be combined with drug mixed to form granules. क्वेश्चन देखें, द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को किसके रिस्पेक्ट में देखना है? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के देखना है कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट तो क्या होगा? बॉडी इज लॉन्गर, जो हार्ड जेलेटिन की कैप्सूल होती है उसकी बॉडी लॉन्गर होती है, या फिर कैप इज लॉन्गर, या फिर जो कैप उसमें लगा होता है वो लॉन्गर होता है, बड़ा होता है, या फिर बोथ आर इक्वल, जो हमारा बॉडी और कैप होता है वो दोनों एक बराबर होता है, या फिर बॉडी इज शॉर्टर एंड वाइडर, या फिर बॉडी जो होती है छोटी होती है और चौड़ी होती है। तो क्या होगा? द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्डिंग द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, तो क्या होगा? बॉडी इज लॉन्गर। जो हमारी हार्ड जेलेटिन की कैप्सूल होती है उसकी बॉडी क्या होती है? लंबी होती है, बॉडी इज लॉन्गर। The option number A will be correct answer. The correct statement with respect to hard gelatin capsule is body is longer. दूसरा क्वेश्चन देखें, द टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सूला विच इज अ। जो हमारा टर्म है कैप्सूल, जो हम लोग कैप्सूल एक वर्ड यूज करते हैं, वो डिराइव किया गया है कैप्सूला से। तो ये कैप्सूला जो है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, किसकी लैंग्वेज है? ग्रीक टर्म है, ग्रीक लैंग्वेज है, या फिर स्पेनिश लैंग्वेज है, या फिर लैटिन वर्ड है, या फिर फ्रेंच वर्ड है। तो कौन सा वर्ड है? कैप्सूला, जिसके लिए हम लोग कैप्सूल यूज करते हैं, कैप्सूला इट मीन, तो वो कौन सा वर्ड है? तो हमारा कैप्सूला क्या है? एक लैटिन टर्म है। कैप्सूला क्या हो गया हमारा? लैटिन टर्म। द टर्म कैप्सूला इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सूला विच इज अ लैटिन टर्म। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग देखें इसमें, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, बहुत सारे पिछली क्लास में सॉलिड डोजेस फॉर्म में और जो और सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे, मेट्रोलॉजी, अक्सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेट्रोलॉजी में और सॉलिड डोजेस फॉर्म में बहुत सारे ऐसे थे, जितने भी हम लोग अलग से वर्ड गए थे, मोस्ट ऑफ द वर्ड आर बिलोंग्स फ्रॉम लैटिन टर्म, लैटिन वर्ड। तो हमारे बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो लैटिन से बिलोंग करते थे, लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप लोग याद करें तो लैटिन टर्म जो है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो लैटिन टर्म से डिराइव किए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किससे, ज्यादा से ज्यादा वर्ड कहाँ से डिराइव किए गए हैं? लैटिन टर्म से, लैटिन लैंग्वेज से। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज कैन बी यूज्ड फॉर एज, जो हमारा एचपीएमसी होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए? डाइल्यूएंट के तौर पे, सुपर डिसइंटीग्रेंट के तौर पे, या फिर लुब्रिकेंट के तौर पे, या फिर मेकिंग एम्प्टी कैप्सूल सेल, या फिर कैप्सूल के को बनाने के लिए वेजिटेरियन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा? डाइल्यूएंट होगा, सुपर डिसइंटीग्रेंट होगा, लुब्रिकेंट होगा, या फिर मेकिंग एम्प्टी कैप्सूल सेल। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो हमारा एचपीएमसी के लिए यूज जाता है, एच हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज मेकिंग एम्प्टी कैप्सूल सेल। कैप्सूल बनाने हमारा वेजिटेरियन कैप्सूल सेल है, उसको एचपीएम है।
जेलेटिन इज यूज्ड एट, जो हमारा जेलेटिन है वो किस तरीके से यूज किया जाता है, स्वीटनर मीठापन देने के लिए, या फिर इनकैप्सुलेटिंग एजेंट के तौर पे, या फिर एंटी फंगल एजेंट के तौर पे, या फिर स्टेबलाइजर के तौर पे। क्या होगा हमारा आंसर? इनकैप्सुलेटिंग एजेंट के तौर पे क्या होगा? जेलेटिन इज यूज्ड इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। क्या होगा हमारा? इनकैप्सुलेटिंग एजेंट। जेलेटिन इज यूज्ड, जेलेटिन का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं जेलेटिन इज इनकैप्सुलेट। रोल ऑफ ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल एज, तो हमारा रोल होता है सॉर्बिटॉल और ग्लिसरीन का क्या रोल है टैबलेट का, सॉरी कैप्सूल के सेल के बनने में, क्या रोल करती है, क्या रोल निभाता है हमारा ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल किसके बनने में, मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल सेल के बनने में, एज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव के तौर पे, या फिर फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे, या फिर साइफाइंग एजेंट के तौर पे, या फिर प्लास्टिसाइजर के रूप में। कौन सा होगा? हम लोग आगे भी देख चुके हैं कई क्वेश्चन में, जेलेटिन और ये ग्लिसरॉल किसके किसके रूप का है, प्लास्टिसाइजर के रूप में। रोल ऑफ ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल सेल एज प्लास्टिसाइजर, एज अ प्लास्टिसाइजर हम लोग। टेस्ट measuring the rate and extent of solution formation from a given dose form is, तो गिवन फॉर्म देते हैं किसी दिए गए खुराक के रूप से घोल निर्माण की दर और सीमा को मापने वाला परीक्षण है। तो इसको हम लोग किस किस उसमें से नापते हैं, किस टेस्ट से मेजर करते हैं, किसके रेट को, एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन के रेट को। तो कौन सा ऐसा टेस्ट होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट, बायोअवेलेबिलिटी टेस्ट, या फिर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, कौन सा ऐसा टेस्ट होगा? डिसोल्यूशन टेस्ट। जो हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट होता है उसी को हम लोग करते हैं किसके नाप, किसको मेजर करने के लिए, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन मींस सोल्यूशन अगर है तो सोल्यूशन से समझ जाना चाहिए डिसोल्यूशन में ही टैबलेट्स घुलती है, पिघलती है। The aperture size of stainless steel mesh in the disintegration test apparatus is, तो apparatus का साइज है स्टेनलेस स्टील का जो बना है, उसका डिसइंटीग्रेशन का जो apparatus है, टेस्ट apparatus है, वो कितने का होगा? विघटन परीक्षण उपकरण में स्टील जाल का एपर्चर आकार है कितना होगा? 0.615। और जो पहला ऑप्शन या फिर दूसरा ऑप्शन या फिर तीसरा या फिर चौथा, तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी विल राइट आंसर। 0.2 और 0.2.0 और 0.mm, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। Capsule making, the bloom strength of gelatin is proportional to molecular weight of the gelatin। कैप्सूल बनाने में जेलेटिन की ब्लूम शक्ति जेलेटिन के आणविक भार के समानुपातिक होती है, बताइए कौन सा होगा? कैप्सूल मेकिंग ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन, ब्लूम स्ट्रेंथ किसका देखना है? जेलेटिन का, जब कैप्सूल बनती है प्रोपोर्शनल है टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द जेलेटिन, बताइए। कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, या फिर कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन जेलेटिन मॉलिक्यूल्स, या फिर एडहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन विथ डिपिंग पिंस, या फिर एडहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन विथ अदर पॉलीमर्स, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर्स बिटवीन, क्या होगा? जेलेटिन अणुओं के बीच होने वाले क्रॉस लिंक की संयोजक शक्ति, हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या, बी क्या होगा हमारा सही ऑप्शन होगा। सॉलिड डोजेस फॉर्म का जितने भी सॉलिड डोजेस फॉर्म के क्वेश्चन थे वो इतने ही क्वेश्चन, तो होप आप लोग को सॉलिड डोजेस फॉर्म के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आए होंगे।
तो इसके सॉलिड डोजेज फॉर्म का जो चैप्टर था वो किसके अंदर था, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर था। तो उसको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन थे तो हम लोगों ने उसको 2 या फिर 3 क्लास में कंप्लीट किया है। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे किसके किसके उसमें रिलेटेड, सॉलिड डोजेज फॉर्म के रिलेटेड। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन ना ऐसा लगे कि नहीं है या फिर इस कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में सॉलिड डोजेज फॉर्म में कौन सी परेशानी है। हमारा अगला टॉपिक होगा लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसको हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अच्छे से सारे क्वेश्चन देखिए। थैंक यू वेरी मच।